शर्मा हमारे साथ है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इतिहास प्रदेश में। बहुत क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, पहला तो जिस तरह से कल ये जो बायबैक आया, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इतनी एंथुसियाज्म नहीं आ पाई। पहले तो बायबैक डिफर हुआ, उसके बाद जो बायबैक आया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी आपके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, 19,000 से ज़्यादा के फ्री कैश है कंपनी के पास, लेकिन जो बायबैक का अमाउंट है वो बहुत एक्साइट नहीं कर पाया इन्वेस्टर्स को। और दूसरा, ओपन ऑफर का क्यों रूट लिया गया? नमस्कार। बायबैक डिफर नहीं किया गया था। जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई वो छोटी बोर्ड मीटिंग थी और उसमें पूरी तरह से चर्चा खत्म नहीं हो पाई थी, इसीलिए दूसरी बोर्ड मीटिंग करनी पड़ी। अब बड़ा बोर्ड होने के कारण कभी कभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक हफ्ते में हमने वो डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए कल फिर से मिले और बोर्ड ने बायबैक अप्रूव किया। तो कोई पहली बोर्ड मीटिंग में इस तरह का कोई निर्णय नहीं था कि बायबैक को डिले करें। बस डिस्कशन कंप्लीट करने में दो छोटी बोर्ड मीटिंग्स लग गई। बायबैक 2,500 करोड़ का अनाउंस हुआ है। उसकी लॉजिक ये है कि बोर्ड समय समय पर जो कैश सरप्लस है उसको रिव्यू करता है और फिर हम लोग शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड करना चाहते हैं। अब बोर्ड ने कैश सरप्लस को रिव्यू किया और बाकी सब चीजें मुद्देनजर रखते हुए कि कितना रिक्वायरमेंट रहेगा बिजनेस के लिए, आगे चल के बिजनेस कैसा होगा, उस बेसिस पे, और ये भी मुद्देनजर रखते हुए कि अभी अप्रैल में बोर्ड ने 4,000 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ओके किया था। तो उस ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 2,500 करोड़ हम लोगों ने डिसाइड किया। अब 50% से अधिक प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये 2,500 करोड़ बाकी जो नॉन प्रमोटर कम्युनिटी है उस कॉन्टेक्स्ट में और उस रिलेशन में इसको देखना चाहिए। आगे चल के भी अप्रैल के वक्त अराउंड दैट टाइम बोर्ड फिर से मिलेगा, फिर से कैश पोजीशन, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब चीजें रिव्यू होंगी और उसके बाद जो हमारी डिक्लेयर्ड डिविडेंड पॉलिसी है उसके हिसाब से फिर से बोर्ड निर्णय लेगा उस वक्त के हालात देखते हुए कि डिविडेंड क्या देना चाहिए। राकेश जी, पहले तो बहुत शुक्रिया ईटीना स्वदेश का आप समय दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपने बिल्कुल क्लियर बात बताई कि देखिए, प्रमोटर पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ओपन मार्केट से हम हैं, 2,500 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, 4,600 तक का बायबैक होगा। सर, मेरे को आपसे ये समझना है, इस पूरी बायबैक की प्रोसेस के बाद भी जब अगली बोर्ड की बैठक होगी तो होगी, लेकिन ये तो आप जानते हैं अच्छे से कि इस समय एक ऐसे फेज में ऑटो चल रहा है जहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज भी है और एक्सपोर्ट भी है, इन्फ्लेशन का प्रेशर भी है। सर, मैं एक एक करके एक पॉइंट पे आता हूँ आपसे। पहला मैं आता हूँ आपके एक्सपोर्ट्स वाले पे, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। सर, ये सिचुएशन इस समय ठीक है और रुपये की वीकनेस का बेनिफिट आपके पास और अच्छे से आ रहा है सर? जी हाँ, बिल्कुल। रुपये का बेनिफिट जबरदस्त तरीके से आ रहा है। बजाज ऑटो का 50% से अधिक रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से आता है, तो रुपये की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से काफी हम लोग को इस पे इसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको कहूंगा कि डॉलर जो ये निरंतर स्ट्रांग होता जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में भी पड़ता है। मार्केट में जो करेंसीज हैं वो वीक हो जाती हैं, वो उसका इम्पैक्ट रिटेल प्राइसिंग पे पड़ता है। रिटेल प्राइसिंग बढ़ जाती है तो आपको मालूम है कि डिमांड में इसका इम्पैक्ट है। तो वो एक डाउनसाइड भी रहती है रिटेल एनवायरनमेंट और डिमांड इलास्टिसिटी को लेकर। लेकिन हाँ, उसका फायदा दूसरी तरफ जरूर हमको मिलता है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पर्टिकुलरली अभी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने नए प्लान से लॉन्च किया है। ईवी सेल्स को लेकर आपके प्लान्स क्या हैं? और इन दिनों अब इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर्स के भी काफ़ी इंसिडेंट नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने अभी नहीं लॉन्च किया। हमने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, हमारा अभी 2 साल हो गए हैं उसको, और काफ़ी चेतक्स दौड़ रहे हैं इंडिया की सड़कों पर। तो हमारे प्लान्स ये हैं कि हम ये जो नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है,
ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, क्योंकि हम लोग स्कूटर्स में आपको मालूम है नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, ओवरसीज भी नहीं है। जो ये ट्रांजिशन हो रहा है टू व्हीलर्स का आइस से इलेक्ट्रिक में, ये सबसे पहले स्कूटर्स में हो रहा है। स्कूटर्स, आइस स्कूटर्स कम हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बढ़ रहे हैं। तो ये बजाज ऑटो के लिए बिल्कुल नया बिजनेस सेगमेंट खुलता जा रहा है और हम चाहते हैं, इसमें ये लंबी रेस है और हम ये मैराथन है और हम इसकी पूरी, इसमें सफल होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी मतलब वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत सॉलिड R&D, वेंडर बेस और ये सब चीजें, बिकॉज ये सब चीजों को करने में टाइम लगता है और हम ये सब चीजों को जोड़ के एक ईवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। और फर्स्ट फेज में हमारी यही प्रयास है कि हम अपनी ईवी क्षमता बढ़ाएं और दूसरे फेज में जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जा रहा है उसमें हम लीडरशिप की ओर एम करें। बिल्कुल, ईवी पोर्टफोलियो बढ़ाने पर फोकस हम देख रहे हैं कि कई सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का है। राकेश जी, एक चीज़ और, क्योंकि अभी आपने हालांकि इसका कुछ पार्ट ऑफ द आंसर दिया है, क्योंकि अभी आपने एक रीसेंट प्राइस हाइक भी किया है। कल ये खबर भी आई कि आपने बजाज ऑटो में भी अपने सारे वेरिएंट्स के प्राइस हाइक किए हैं, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस को देखें तो वो थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं, तो आपकी इनपुट कॉस्ट भी तो नीचे आई होगी। एक कंसर्न और मार्केट पार्टिसिपेंट को, इन्वेस्टर को ये जरूर लगता होगा कि क्या ये प्राइस हाइक्स सस्टेन करेंगे या फिर आप प्राइस हाइक को रोल बैक भी करेंगे? कल की जो न्यूज़ थी वो गलत न्यूज़ थी। हमने कोई प्राइस हाइक कल अनाउंस नहीं किया था और वो न्यूज़ आइटम विथड्रॉ कर लिया गया था। तो ये तो बिजनेस में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि फॉरवर्ड व्यू क्या है, रॉ मटेरियल्स का कंपटीशन क्या कर रहा है और इस पे डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि प्राइस हाइक लेने की कहीं पे जरूरत है कि नहीं है। और आपने सही कहा कि कमोडिटीज के ऊपर जो प्रेशर हम 6 से 9 महीने पहले देख रहे थे, अब वैसा प्रेशर हम नहीं देख रहे हैं। राकेश जी, एक छोटा सा मेरे को आपसे सवाल पूछना है। अभी आगे चल के कुछ और इन्फ्लेशन का प्रेशर आपको लगता है कि आएगा, या फिर ये कमोडिटी जो एक राइज हुआ था सर्कल पूरा, वो सर सेटल हो गया है सर? देखिए, कमोडिटीज पे डेफिनेटली जो प्रेशर था वो कूल ऑफ हो गया है और कुछ तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं उससे स्टील प्राइसेस वगैरह पे फर्क पड़ा है और ये सब कूल ऑफ हो गए हैं। लेकिन आजकल इतनी वोलेटिलिटी रहती है कि इस मामले में हमको सतर्क रहना होगा। लेकिन जो उपभोक्ता है उसको बाकी चीजों में इन्फ्लेशन तो महसूस हो ही रहा है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, और उससे डिस्पोजेबल इनकम पे तो फर्क पड़ता ही है। तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली डेफिनेटली डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। डायरेक्टली कमोडिटीज वगैरह जो हैं, प्रेशियस मेटल्स, ये टाइप की चीजें हमारे सेक्टर में बहुत इम्पैक्ट करती हैं व्हीकल कॉस्ट को। तो ये इसमें थोड़ा सा सर्टेनली कूलिंग डाउन देखिए, विच इज मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने खुल के अपनी बात बताई है, खासकर बायबैक के प्राइजेस को लेकर, पार्टिसिपेशन को लेकर और आगे की कंपनी के प्लान्स को लेकर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, मार्केट एक रेंज के अंदर